नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की 12th क्लास की बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर, यानी कि हमने अभी गद्य भाग शुरू किया और गद्य भाग का पहला चैप्टर भक्तिन जो संस्मरण है उसको पूरा कर लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर तक हमने सारा कुछ कर लिया है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो उनके अगले लेखक है जिनका नाम है जैनेन्द्र कुमार, और जिनकी एक रचना हमारे पाठ्यक्रम में आई है जिसका नाम है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन या फिर जैनेन्द्र कुमार कहिए तो जैनेन्द्र कुमार जी का आज हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे और उनकी जो रचना है बाजार दर्शन उसके बारे में पढ़ेंगे कि बाजार के बारे में, बाजार के माध्यम से यहाँ लेखक हमें किन बातों की ओर संकेत करना चाहते हैं, बाजार के कारण जो असुविधाएं होती है या बाजार के लोभ के कारण जो लोगों की मनोवृत्तियां होती है वो सारी चीज़ें यहाँ बताइए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैनेन्द्र कुमार जी मनोविश्लेषणवादी लेखक है, यानी कि उन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य की मानसिक स्तर की यहाँ पर व्याख्या करी है कि मनुष्य का मानसिक स्तर किस प्रकार का होता है, किस श्रेणी का होता है, कहाँ आकर्षित हो सकता है, कहाँ पर विकर्षण होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने साहित्य में बताई कि मनोविश्लेषणवाद भी एक चीज़ होती है जो मनुष्य को आकर्षित करती है, मनुष्य के मन की वृत्तियों को बताती है। ठीक है, तो हम करते आज उनके लेक्चर नंबर 1 के रूप में जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और उनका रचना परिचय। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम उनका जीवन परिचय। ये है जैनेन्द्र कुमार जी, देखिए ये रहे। जन्म की बात करें जैनेन्द्र कुमार जी की तो सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। आपको अभी याद हो जाना चाहिए, 1905 ईस्वी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उनका जन्म हुआ था किनका? जैनेन्द्र कुमार जी का। सभी को याद हो गया। आगे चलते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की तरफ। तो प्रमुख रचनाएं देखिए, जैनेन्द्र कुमार जी ने अपने साहित्य की बहुत बड़ी विशालता के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया है। साहित्य में बहुत सारी रचनाओं को उन्होंने लिखा है, बहुत सारी कृतियां उन्होंने लिखी है, बहुत सारे निबंध देखिए तो, कहानियां देखिए तो, उनके मनोविश्लेषणात्मक लेख देखिए तो, टिप्पणियां देखें तो, आलोचना देखो तो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने यहाँ पर साहित्य में अपना स्थान बनाया है। तो रचनाओं को देखेंगे, कौन कौन सी रचनाएं उनकी? परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सब उनके उपन्यास है। कौन कौन से? देखिए, परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये सारे उनके उपन्यास है। ठीक है, वातायन, एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये उनकी कहानी संग्रह है। ठीक है, उसमें से आप पाजेब कहानी आपने कभी पढ़ी हो तो एक छोटे बच्चे की मनोवृत्ति को लेकर एक बहुत ही सुंदर कहानी का यहाँ विश्लेषण किया है उन्होंने। और भी ये जो कहानी है वो उनके मनोविश्लेषणवादी ही, उनमें कुछ कुछ जो भाव है वो उनके मन की वृत्तियों को लेकर ही है ना। तो यहाँ पर ये सारी इनकी काव्य संग्रह, कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये विचार प्रधान निबंध है। अब निबंध गद्य की विधा है। अब गद्य कैसे होते हैं? विचार प्रधान। तो जो भी उनके विचार थे, जो उनकी अनुभूतियां थी, जो उनकी सोच थी, वो सारी उन्होंने निबंध संग्रह के अंतर्गत संकलित की है। तो ये थी उनकी प्रमुख रचनाएं, उपन्यास में, कहानी संग्रह में और यहाँ पर निबंध संग्रह में। निबंध संग्रह में गद्य की विधा है, कहानी संग्रह भी गद्य की विधा है और उपन्यास भी गद्य की विधा है। तो यानी कि देखा जाए तो जैनेन्द्र कुमार जी गद्य के प्रसिद्ध लेखक है, प्रखर लेखक है, सर्वश्रेष्ठ लेखक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अब उनके पुरस्कार की तरफ कि प्रमुख पुरस्कार उनको कौन कौन से मिले थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उन्हें, भारत भारती सम्मान। कौन कौन से? साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती सम्मान। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। किनको? जैनेन्द्र कुमार जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और निधन की बात करें तो सन 1919 में, 1905 में जिनका जन्म हुआ था,
1905 में उनका जन्म हुआ था और 1990 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 1990 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ तक उनका जीवन परिचय हो गया। यानी कि जीवन परिचय में हमने उनका जन्म पढ़ा 1905 ईस्वी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं पढ़ी जिनमें उपन्यास, कहानी और निबंध रचे उन्होंने। ठीक है, प्रमुख सम्मान की बात करें तो भारत भारती सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया। 1990 ईस्वी में उनका निधन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, यथार्थ यानी कि सत्य, वही तो असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानी के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। जहां पर हम मुंशी प्रेमचंद की बात करें, कथा सम्राट प्रेमचंद जी की बात करते हैं, तो वे कथा को लेकर एक युग प्रवर्तक के रूप में चले थे। उनके द्वारा एक युग का प्रवर्तन किया गया था, यानी कि धरातल को लेकर, यथार्थवादी कहानियों को लेकर, उनके विषयों को लेकर उन्होंने अपने साहित्य को रचा। वैसे ही आज उस समय प्रेमचंदोत्तर युग या प्रेमचंद युग का जो समय था, उस समय प्रेमचंद प्रसिद्ध थे। लेकिन आज की बात करें तो जैनेंद्र कुमार जी प्रेमचंद के मतलब समर्थन में थे, उनके समान ही थे। तो जैसे उन्होंने यथार्थ को अपनी कहानी उपन्यासों में स्पष्ट किया है, वैसे ही यहाँ पर जैनेंद्र कुमार ने भी जो समाज की यथार्थवादी स्थिति है, जो जीवन की यथार्थवादी स्थिति है, उसको अपनी कहानी, उपन्यास और निबंधों में उन्होंने स्पष्ट किया। ठीक है, आगे चलते हैं। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। किसने दिलाई? त्यागपत्र नाम का जो उनका उपन्यास है, उसने मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में, कि उपन्यासकार तो है लेकिन कैसे है? मनोवैज्ञानिक, मन की वृत्तियों को, मन के विचारों को, सामने वाला किस तरह से विचार कर सकता है, उसके हाव भावों को, इन सबको सोचने की जो स्थिति होती है, उनको जानने की जो कला होती है, वो एक मनोवैज्ञानिक के अंदर ही होती है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई, यानी कि वो फेमस हो गए। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीतिक, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की भी कोशिश की। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक वे लेखक तो थे, मनोवैज्ञानिक साहित्यकार थे, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, इसलिए तो वो प्रसिद्ध हो गए। कौन? जैनेंद्र कुमार जी। लेकिन यहाँ जो बात की गई है कि कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र कुमार जी की जो पहचान है वो बहुत ही अत्यंत गंभीर शैली के, वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे? गंभीर शैली के व्यक्तित्व के धनी थे। उसके बाद में एक चिंतक भी थे वे। विचार, जो भी गद्य के साहित्यकार है वो विचार प्रधान साहित्य की रचना करते हैं। और विचार कब आते हैं? जब हम चिंतन करते हैं। तो जैनेंद्र कुमार जी ने क्या करा? चिंतन किया, चिंतन के फलस्वरूप विचार आया, विचार से उनमें मनोवैज्ञानिकता की झलक आई। ठीक है, आगे है बहुत सरल और अनौपचारिक सी, मतलब औपचारिक जीवन को लेकर या औपचारिक कथाओं को लेकर, औपचारिक विषयों को लेकर उन्होंने अपने साहित्य की रचना नहीं करी। अनौपचारिक यानी कि जो नहीं है, हम उस अनौपचारिक से मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें जरूरी होती है इसलिए हम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम उन्हें करते हैं, उन चीज़ों को लेते हैं, तो वो होती है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में भी, भले ही, क्योंकि मनोवैज्ञानिकता, एक मनोवैज्ञानिक शैली अनौपचारिक है। कोई लेखक लेना चाहे, कोई साहित्यकार लेना चाहे, वो उसके स्वभाव पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समाज, राजनीति और अर्थनीति को लेकर, समाज की वास्तविक यथार्थता क्या है, राजनीति के क्षेत्र में कोई यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है, या फिर अर्थनीति को लेकर, दर्शन शास्त्र को लेकर उनके जो भी विचार थे उन्होंने अपने साहित्य में उनको उतारा है, उनको उकेरा है।
ठीक है। आगे देखिए, इससे संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की, जो भी उनके दिमाग में, क्योंकि जो विचारवान व्यक्ति होते हैं उनके मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का हल खोजने के लिए वो तरह तरह के स्थानों पर जाते हैं, तरह तरह के पाठ पढ़ते हैं, तरह तरह के लोगों से विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, या उनका हल, जो भी प्रश्न उनके मन में आए उनको समझने के लिए, सोचने के लिए वो मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो वही चिंतन जो है एक सीमा तक होने के बाद में एक साहित्य का रूप ले लेता है। वो जो चिंतन है वो उत्तर का रूप ले लेता है, जो भी प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे होते हैं उनका हल निकल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि, गांधीवादी जो गांधी जी के विचारों से समर्थन रखती हो, उनका समर्थन करती हो, है ना। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। यानी कि गांधीवादी विचार क्या होते हैं? गांधी जी के नक्शे कदमों पे चलना, जो भी गांधीवादी विचार थे, अहिंसा परमो धर्म, सत्याग्रह, ठीक है, अपरिग्रह, है ना, और आप किसी के साथ अहिंसात्मक आंदोलन नहीं करोगे, अहिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं अपनाओगे, अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो आप उसका जवाब नहीं दोगे, आप उसको स्वतः शांतिपूर्ण तरीके से निपटाओगे, कुल मिलाकर शांति बनाए रखना। तो इसी गांधीवादी विचारधारा, उसी चिंतन को लेकर उनकी दृष्टि का जितना सुष्ठु और सहज उपयोग, सुष्ठु यानी कि समझदारी से उन्होंने अपनी दृष्टिकोण का जो उपयोग किया है अपने साहित्य में, वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं। ठीक है, जीवन जगत से जुड़े जितने भी प्रश्न, यानी कि जीवन को जीने के लिए एक मनुष्य, जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि एक मनुष्य जब जीवन जीता है तो जीवन जीते हुए उसके जीवन में कई संघर्षपूर्ण स्थितियां आती है। अब इन संघर्षपूर्ण और दुखी भरी जो जीवन है, उसको लगता है मेरा जीवन तो ऐसे ही हो गया है, व्यर्थ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इस तरह के एक साधारण मनुष्य के जीवन में कई प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों का हल भी जैनेंद्र कुमार जी ने अपने साहित्य में किया। ठीक है, क्या क्या उन्होंने, कि जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। यानी कि उनकी जो गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी जो चिंतन है, उनकी जो चिंतन के फलस्वरूप जो भी समझ आती है, उस समझ का उपयोग वे अपने जीवन से जोड़कर करते हैं। जीवन में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर वो गांधीवादी विचारधारा के साथ देते हैं, जिससे उनके जीवन में एक अनोखापन आता है। आगे चलते हैं, और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने जितनी गहराई से हृदयंगम किया है वह कहीं और नहीं किया है। यानी कि जब आप जीवन किसी चीज़ से आप इंस्पायर हो गए, है ना, कोई आपको बहुत ही अच्छी लगी, आप उसकी तरफ आकर्षित हो गए, कोई बात है, कोई विचार है, उसकी तरफ चले जा रहे हैं, ठीक है, उस बात की तरफ जा रहे हैं, उस विचार की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्तित्व की तरफ जा रहे हैं। अब वह व्यक्तित्व आपके जीवन में इस प्रकार जुड़ गया है कि उसके विचार आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं। उसके विचारों से आप धीरे धीरे उन कठिनाइयों का हल निकाल रहे हैं, प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो आपने क्या करा, उस व्यक्तित्व को अपने जीवन से जोड़ लिया। ऐसे ही जैनेंद्र कुमार जी ने गांधीवादी विचारों को अपने जीवन से जोड़ लिया था। इसलिए उनका जो जीवन है, उनके जीवन में आने वाली जितनी समस्याएं थी, जितने प्रश्न थे, वो गांधीवादी विचारधारा के साथ स्वतः ही हल हो जाते थे। आगे देखिए, बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। क्या है ये, किस विधा में लिखा गया है? बाजार दर्शन निबंध गद्य विधा में लिखा गया। गद्य की एक विधा है निबंध, उसमें लिखा गया है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। गहरी वैचारिकता, क्या बाजार क्या है, बाजार के उपलक्ष्य क्या होता है, मनुष्य को कैसे आकर्षित करता है, उसको कैसे संयम बनाए रखना है, बाजार की चकाचौंध से मनुष्य को कैसे दूर रहना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर गहरी वैचारिकता है। यानी कि बहुत ही गहराई है, गहराई से उसके अंदर विचार आते हैं। और साहित्य का सुलभ लालित्य, अब बाजार के संबंध में कोई विचार आए हैं, उन विचारों को लेखक ने साहित्य से जोड़ दिया है। तो ये कितनी सुंदरता यहाँ पर है, आप देखो कितना अच्छा तालमेल बना हुआ है, उस तालमेल को यहाँ व्यक्त किया है। और जो ऐसा तालमेल है वो कहीं और बहुत संयोग से देखा जा सकता है, आपको हर कहीं नहीं दिखाई देता। हिंदी में
उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक से पहले शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। अब देखिए, हिंदी में बाजार दर्शन, बाजार जो भी बाजारवाद है या उपभोक्तावाद की जो प्रवृत्ति है वह उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए, ठीक है, सतर्क रहना चाहिए, अपनी जो भी उपभोग की चीज़ें वो खरीदता है उनके प्रति उसको जागरूकता होनी चाहिए। जागो ग्राहक जागो का नारा दिया जाता है कि ग्राहक जागो, आपके क्या क्या अधिकार है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति चल रही है, देश में चल रही है, विश्व में चल रही है, हमारे स्थानीय क्षेत्र में चल रही है, सब जगह चल रही है। लेकिन ये तो अभी शुरू हुई है। इस विचारधारा के पनपने के पहले ही जैनेंद्र कुमार ने अपना लेख लिख डाला था, अपना निबंध लिख दिया था। उनके मन में, उनके दिमाग में ये जो उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति है, ये जो बाजारवाद है, ये जो यहाँ पर बाजारवाद दिखाया जा रहा है, उसकी जो चकाचौंध है, जो हमको आकर्षित करती है, लुभाती है, वो लुभावापन सारा का सारा उन्होंने अपने निबंध में पहले ही लिख दिया था। यानी कि आज जो जनता के अंदर उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति जगी है, जागो ग्राहक जागो की प्रवृत्ति जगी है, यानी कि उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में वो जानता है, हमारे क्या अधिकार हैं, हमें सामान किस प्रकार से लेना चाहिए, मार्केट में हम जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हुई हैं। लेकिन आज से कई दशक पहले जैनेंद्र कुमार जी ने इसके बारे में जनता को, लोगों को सतर्क कर दिया था, ये यहाँ बताया गया है। पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में, कि आज जो नियम कानून बने हैं ना, उन नियम कानूनों के बाद भी जैनेंद्र का जो लेख है वो बेजोड़ है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। कैसे बनाती है गुलाम? बाजार जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं, ये भी लेना है, वो भी लेना है ना, आकर्षित हो जाते हैं। हर चीज़ हमें लुभाती है, हर चीज़। कौन सी चीज़ है बाजार की जो हमें पसंद नहीं आती है, ये भी देखना है। कोई एक ठेला जा रहा है उसको भी देखना है, एक दुकान है उसको भी देखना है, शोरूम है उसको भी देखना है। यानी कि बाजार ऐसा है कि एक अच्छे खासे व्यक्ति को उसकी चकाचौंध में फंसा सकता है, लुभा सकता है, और हो सकता है वो अपनी दूसरी ज़रूरतों को पूरा न करके बाजार की तरफ आकर्षित होकर बर्बाद भी हो सकता है। बाजार जगह ही ऐसी है। ठीक है, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार ही हमें बाजार का उपयोग करना चाहिए। बाजार का उपयोग मतलब बाजार में उपलब्ध जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान है, उनको अगर हमें खरीदना है तो हमें अपनी आवश्यकताओं को पहले देखना पड़ेगा। क्या इस वस्तु की आवश्यकता है हमें? क्या इस वस्तु की आवश्यकता है? अगर जिस वस्तु की आवश्यकता है उसी का उपयोग हम करते हैं तो हम बाजार की जो चकाचौंध है उससे बहुत दूर रहेंगे। यानी कि हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, ना हम बर्बाद होंगे, हमारा जो जीवन है फिर वो सफलता की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार भांति भांति से समझाने की कोशिश करते। भांति भांति का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से। कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्कागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। बाजार का पोषण कौन करता है? कौन करता है? अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र का मतलब यह है कि जो भी पूंजीपति वर्ग है वो बाजार का पोषण करती है। यानी कि जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं वही भले आकर्षित न भी हो, लेकिन उनके पास इतनी पूंजी है कि वो बाजार में जाकर अपना स्थान बना सकते हैं, तो वही लोग इसको पोषित करते हैं, बाजार को जो लुभावना बना रहे हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं कुछ ज़्यादा होती है, तृष्णा ज़्यादा होती है,
बहुत आधे बाजार को अगर उन्होंने अपने वश में कर लिया है तो और भी उनको वस्तुएं चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए, तो और चीज़ें चाहिए, इसलिए बाजार पोषित होता रहता है, यानी कि बाजार बढ़ता जाता है। तो वो बढ़ने की क्रिया है जो आम समुदाय को, जो आम जनता है उसको लुभाती है, ईर्ष्या से जलते रहते हैं और वे कभी भी उठ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो जैनेंद्र कुमार जी का इशारा है कि आपको संयमित रहना चाहिए, बाजार के लुभाने में आपको आकर्षित नहीं होना चाहिए, तो वो उनके लिए है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं। जो पूंजीपति लोग हैं उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो उनका हर सामान खरीद सकते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए जीवन कठिन हो सकता है अगर वे बाजार से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैनेंद्र कुमार जी ने अपने मनोवैज्ञानिक विचार से बाजार दर्शन के बारे में जो विशेषता बताई है वो हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे और जानेंगे कि बाजार कैसा है, और हम भी अपने जीवन में धारण करेंगे कि जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, हमें उन बाजार की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए आज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 जैनेंद्र कुमार जी का पूरा हुआ है। लेक्चर नंबर 2 में हम लेकर आते हैं जैनेंद्र कुमार जी का बाजार दर्शन, यानी कि बाजार के बारे में देखेंगे, दर्शन करेंगे कैसे है बाजार की रूप लीला, बिल्कुल माया नगरी, सब कुछ क्या है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसी के साथ लेक्चर 1 हमारा समाप्त हुआ। जब तक के लिए थैंक यू।